Hello everyone, welcome to GSD economics class. Today we will talk about the quantity theory of money. Quantity theory of money basically जो दो मेन अप्रोचेस हैं जो काफ़ी सिलेबस में है, आपके बीए में भी है, एमए में भी है और फर्दर कंपटीशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, जिसमें एक है कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच और दूसरा है कैश बैलेंस अप्रोच। आज के इस लेक्चर में हम कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच को पूरी तरह से कवर करेंगे। जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है बेसिकली इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है। इसकी शुरुआत तब होती है जब यूएस से बहुत ज़्यादा सिल्वर और गोल्डन कॉइन्स यूरोप की कंट्री में जाते हैं, शायद ट्रेडिंग के वजह से या किसी भी वजह से। जब ये सोने और चांदी के सिक्के यूएस से यूरोप में जाते हैं तो देखा जाता है कि यूरोप में प्राइस लेवल बढ़ने लग जाता है। तब इस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की शुरुआत होती है। और फादर कौन है इसके, इस थ्योरी के, ये तो बताना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का नाम आता है, लेकिन जो सबसे पहले पहचान मिली जिनकी थ्योरी को वो थे इरविंग फिशर, जिन्होंने 1911 में एक बुक लिखी थी परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जिसमें उन्होंने इस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को बताया था। बेसिकली ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है क्या? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में बताया जाता है कि जो मनी की सप्लाई है, सप्लाई ऑफ जो मनी है वो किस तरह से प्राइस लेवल को अफेक्ट करती है। मनी की डिमांड क्यों की जाती है? हम सब जानते हैं कि मनी की डिमांड, मनी की अपनी कोई वैल्यू है इसलिए नहीं की जाती है। मनी से हम क्या गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, इसकी वजह से हम मनी की डिमांड करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, इनकी बुक का नाम भी देखिए परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मनी की परचेजिंग पावर के कारण मनी से हम चीज़ें खरीद सकते हैं, इसके कारण ही मनी की डिमांड की जाती है। और मनी के जितने फंक्शंस हैं, जिसमें प्राइमरी दो मेन फंक्शन है, ट्रांजैक्शन के पर्पस मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसमें जो इरविंग फिशर हैं वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के ही जो इसके काम है उसको महत्व देते हैं। और कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो फिशर की है, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच में ट्रांजैक्शन के लिए जो है मनी की डिमांड की जाती है, क्योंकि मनी की वजह से हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। इस वजह से मनी की डिमांड ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए की जाती है। ठीक है, अब इन्होंने जो इक्वेशन दी थी, जैसे किसी भी इकोनॉमी में जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, डिमांड सप्लाई आपस में बराबर होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिमांड फॉर मनी को सप्लाई ऑफ मनी के इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो इक्वेशन दी है वो देखिए, एम वी इज इक्वल टू पी टी। यहाँ पर एम वी क्या है, ये सप्लाई ऑफ मनी को दिखाता है, एंड पी टी क्या है, डिमांड फॉर मनी को दिखाता है। एम जो सप्लाई ऑफ मनी है वो किस पे डिपेंड करता है, वो बेसिकली उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। सप्लाई ऑफ मनी एक्सोजेनसली फैक्टर है, इनके जो थ्योरी है उसमें इन्होंने अज्यूम किया है कि जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी मतलब मुद्रा का चलन वेग। एक जो नोट है वो कितने हैंड्स से होकर गुजरता है, वही उसकी वेलोसिटी कहलाती है। और मुद्रा की जो सप्लाई है, जिसको एम से दिखाया गया है, वो एक्सोजेनसली डिटरमिन्ड है, यानी कि जो भी उस देश का सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करेगी कि मनी की सप्लाई क्या होगी। और उसको जब हम वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी से, सपोज एक 100 रुपये का नोट 5 लोगों के हाथों से होकर गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी 5 हो जाएगी, तो 100 इंटू 5 ये आपकी टोटल मनी सप्लाई हो जाएगी। और मैंने पहले ही बताया कि ट्रांजैक्शन के लिए मनी की डिमांड की जाती है, तो यहाँ पर टी क्या है, मनी की डिमांड को दिखा रहा है जो ट्रांजैक्शन के लिए है। और जो डिमांड है वो किससे अफेक्ट होगी, प्राइस लेवल से, यानी कि पी मल्टीप्लाई बाय टी, ये मनी की डिमांड को दिखा रहा है। फर्दर इन्होंने अपनी जो इस थ्योरी है उसका एक्सटेंशन किया, इस इक्वेशन को एक्सटेंड किया, और उन्होंने कहा जो मनी की डिमांड है, यानी मनी की जो ट्रांजैक्शन के लिए जो मनी की डिमांड होती है, वो ट्रांजैक्शन के लिए जो मनी की डिमांड होती है, जो मनी की सप्लाई होती है, मनी की सप्लाई में हम एम को लेते हैं, सिंपल वो मनी जो लोगों के पास है, और दूसरा वो लोग जो अपने बैंक में जमा करते हैं, यानी कि मनी की सप्लाई में जो लोगों के पास मुद्रा है नगद रूप में वो, और जो वो बैंक में जमा करते हैं, दोनों मुद्रा को लिया उन्होंने। इसलिए यहाँ पर एम और एम डैश जो बैंक मनी है उसको लिया गया है। तो जिस तरह से लोगों के पास जो कैश है उसका जो वेलोसिटी है उसको वी से, और जो बैंक मनी है उसकी वेलोसिटी को वी डैश से इन्होंने दिखाया। और इन्होंने कहा अगर हम मुद्रा की पूर्ति में एम वी और बैंक मुद्रा और उसके चलन वेग को भी शामिल कर लेते हैं, यानी दोनों को जोड़ देते हैं, ये टोटल मनी सप्लाई हो जाएगी, और ये बराबर हो जाती है पी टी, यानी डिमांड फॉर मनी के।
इनकी जो इक्वेशन है या जो इनकी थ्योरी है उसमें उन्होंने टी को कांस्टेंट माना है, यानी ट्रांजैक्शन के लिए जो मनी की डिमांड है उसको उन्होंने कांस्टेंट माना है। उन्होंने वेलोसिटी को भी कांस्टेंट माना है कि इसका जो चलन वेग है वो कांस्टेंट होता है। सप्लाई ऑफ मनी एक्सोजेनसली डिटरमिन्ड है, यानी कि पहले से पूर्व निर्धारित होती है, इसमें किसी तरह का कोई चेंज हम नहीं कर सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल होता है, और अगर ये होता है यानी कि अगर आपने v को कांस्टेंट मान लिया, दोनों वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लिया, आपने t को कांस्टेंट मान लिया, तो बचता है m और p, यानी कि m और p में कैसा रिलेशनशिप है? अकॉर्डिंग टू द फिशर देयर इज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड द प्राइस लेवल, यानी कि मुद्रा की पूर्ति जितनी बढ़ती है ठीक उसी अनुपात में कीमतें भी बढ़ जाती हैं, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है। मुद्रा की पूर्ति पर बढ़ने पर प्राइस लेवल भी बढ़ जाता है, और जिस रेशियो में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है ठीक उसी अनुपात में कीमत स्तर भी बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या करी, इन्होंने कहा कि मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने पर प्राइस तो बढ़ता है लेकिन वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज कर जाती है, यानी कि अगर मुद्रा की मात्रा दुगनी हो गई, मुद्रा की पूर्ति दुगनी हो गई तो प्राइस लेवल भी दुगना हो जाएगा, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। इन्वर्सली रिलेटेड होता है मनी सप्लाई से वैल्यू ऑफ मनी, मतलब मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो आधी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो जाएगी। यही इनकी थ्योरी थी, जिसमें जो इन्होंने ग्राफ्स इसको प्रेजेंट किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे इन्होंने मनी सप्लाई लिया है और वाई एक्सिस पे इन्होंने प्राइस लेवल लिया है। जब आपकी मनी सप्लाई OM है तब आप देखिए कि ये मनी की जो ये आपकी मनी की सप्लाई है, मनी की सप्लाई OM होने पर आपका कीमत स्तर कितना है? OP है, और जब मनी की सप्लाई बढ़कर OM डैश हो जाती है, डबल हो जाती है, तो कीमत स्तर भी ठीक उसी अनुपात में डबल आपका हो जाता है। नीचे वाले ग्राफ में आप वैल्यू ऑफ मनी और मनी सप्लाई को देखिए, यानी कि मनी की सप्लाई जब OM से OM डैश हो जाती है तो वेलोसिटी जो वैल्यू ऑफ मनी है OV से OV डैश हो जाती है। इस थ्योरी के हिसाब से इन्होंने बस किस पे ध्यान दिया है? एक तो ट्रांजैक्शन के लिए मुद्रा की मांग हो रही है, यानी कि केवल मुद्रा को मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना है, और दूसरा इन्होंने सारा की सारा फोकस किस पे किया है? मनी सप्लाई पे किया है, डिमांड फॉर मनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। इनके हिसाब से मनी सप्लाई के बढ़ने पर कीमत स्तर बढ़ेगा, मनी सप्लाई के घटने पर कीमत स्तर घटेगा, और जो वैल्यू ऑफ मनी है उससे इन्वर्सली रिलेट करेगा, उससे उल्टा संबंध होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कैश बैलेंस अप्रोच की, तो ये किस तरह से डिफरेंट है इस कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच से। इसमें बेसिकली जो एक तो मनी का काम होता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। कैश बैलेंस अप्रोच में स्टोर ऑफ वैल्यू पे फोकस किया गया है, और स्टोर ऑफ वैल्यू के हिसाब से ही इसकी इक्वेशंस दी गई हैं। दूसरा, इसमें मनी सप्लाई पे बहुत ध्यान दिया गया कि मनी के सप्लाई के बढ़ने या घटने पर जो वैल्यू ऑफ मनी है या प्राइस लेवल पे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर डिमांड फॉर मनी पे फोकस किया गया कि डिमांड फॉर मनी के बढ़ने पर प्राइस लेवल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैश बैलेंस अप्रोच पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 इक्वेशंस हैं, मार्शल की अलग, पीयू की अलग और रॉबर्टसन की अलग, और किस तरह से ये डिफ़र होती है कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच से, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।